जय श्री राम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी इच्छा हर व्यक्ति विशेष के जीवन में होती है कि अगर मेरी शादी होती है तो क्या शादी के बाद मेरे जीवन के अंदर धन धान्य संपन्नता आएगी या नहीं। क्या शादी के बाद मेरा भाग्य उदय होगा या नहीं होगा। क्या जीवन साथी के जुड़ने के बाद मेरे जीवन के अंदर धन की कमी रहेगी या मेरा धन बेहतर रहेगा। उसको आज मैं बहुत ही 5 मुख्य सूत्रों से हिसाब के आपको बताऊंगा। ये सभी कॉम्बिनेशंस हमने क्लासिकल्स बुक्स में देखे हैं, जहाँ से वो लिए हैं, और उसके बाद कुंडलियों पर भी उनको लगाकर देखे हैं, जिनसे ये पता लगता है कि भाई ये सभी व्यक्ति विशेष जब इनकी शादी हुई है तो शादी के बाद इनका भाग्य उदय हुआ है। अब भाग्य उदय हुआ है, धन की स्थिति बढ़ी है, किस्मत चमक गई है, पैसा आ गया है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो रीज़न ये भी है कि उनका जीवन साथी उसे ऐसा मिल गया कि वो कमाने वाला मिला तो घर के अंदर धन बढ़ने लगा। उनका ससुराल उनको स्ट्रांग मिल गया तो ससुराल से उनको गाड़ी भी मिल गई, दहेज भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, या ससुराल से उन्हें हमेशा से सपोर्ट मिली। कुछ लोगों को तो ऐसा ही होता है कि शादी के बाद उनके ससुराल पक्ष इतने मजबूत होते हैं कि वो उनको नया काम ही करा देते हैं, या अपने बिजनेस में लगा लेते हैं, या उनको पैसे से हेल्प कर देते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का जैसे ही उसकी पत्नी के साथ जुड़ाव हुआ, जैसे ही उसके जीवन में उसका जीवन साथी आया, उसके वारे न्यारे होने लगे, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसका जो लक है वो चेंज होता चला गया। बहुत बार आपने देखा होगा कि शादी से पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं शादी के बाद इसकी किस्मत चमक गई। अब जैसे जैसे ये जीवन में आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसकी शादी के बाद उम्र होती चली जा रही है, वैसे वैसे ये तरक्की करता जा रहा है। तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि भाई शादी 27 हो में, 28 में, 30 में, या जब भी हो, लेकिन शादी के बाद क्या धन की स्थिति और भाग्य उदय होगा या नहीं। ये हम आज आपको इन 5 मुख्य सूत्रों से दिखाएंगे, और एक एग्जाम्पल की कुंडली में लगाऊंगा भी, एक नॉर्मल इंसान की कुंडली लगाऊंगा, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति विशेष की कुंडली लगाएं जिनकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन हमने देखे हों और हमने उस व्यक्ति विशेष को देखा है। मैं आज आपके सामने जो कुंडली लगाऊंगा, इस व्यक्ति को मैंने स्वयं अपनी लाइफ में देखा है कि जब इनकी शादी हुई इनकी कैसी स्थिति थी और आज इनकी कैसी स्थिति है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन पहले 5 ऐसे मुख्य सूत्र जो आप किसी भी कुंडली में अप्लाई करते हैं। ये 5 सूत्र ऐसे हैं कि एक सूत्र लगता है कुंडली के अंदर तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ ठीक है, 2 लगते हैं उससे बेहतर, 3 लगते हैं उससे बेहतर, 4 और बेहतर, 5 हैं तो संपूर्ण स्थितियाँ। यानी आप मान के चलिए ये 3 नियम लगने जरूर चाहिए अगर आप चाहते हैं जीवन में शादी के बाद हमारे जीवन में कुछ बेहतर हो। सबसे पहला नियम है कि देखिए, शादी होती है 7वें घर से, और नवांश कुंडली विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए या जीवन में विवाह के बाद कितना कुछ बेहतर होने वाला है उसको दर्शाती है। यानी हमारे सभी नियम लगन कुंडली और नवांश कुंडली पे आधारित है। तो नियम नंबर 1, लगन कुंडली के 7वें घर का स्वामी अगर नवांश कुंडली में उच्च का या स्वराशि का होता है तो हम कह सकते हैं शादी के बाद आपका भाग्य चमकेगा। लगन कुंडली के 7वें भाव का स्वामी नवांश कुंडली में अगर उच्च या स्वराशि का हो रहा है, चाहे वो किसी भी भाव में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो व्यक्ति शादी के बाद राइज करेगा। नियम नंबर 2, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र, विवाह का कारक ग्रह शुक्र अगर नवांश कुंडली के अंदर स्वराशि या उच्च का हो रहा है तो भी यही नियम है कि भाई ये व्यक्ति विवाह के बाद राइज करेगा। इसमें बहुत हद तक देखा जाता है कि उसकी पत्नी या तो अच्छे संपन्न परिवार से जुड़ी होती है, बहुत पैसा लेके आती है, या खुद नौकरी करने वाली होती है। नियम नंबर 3, नवांश कुंडली के अंदर सप्तमेश और शुक्र का संबंध, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं नवांश कुंडली के 7म भाव की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नवांश कुंडली के अंदर 7म भाव का स्वामी और शुक्र ग्रह, ये दोनों का संबंध एक साथ होना चाहिए। यानी या तो ये एक दूसरे की राशि में बैठें, या एक साथ बैठें, या एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दें, और उनका संबंध यानी उन दोनों प्लैनेट सप्तमेश और शुक्र, उन दोनों का संबंध
दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव से आ जाए तो ये एक महाधन योग बनता है। यानी आपको नवांश कुंडली के 7वें घर का स्वामी नोट करना है और शुक्र को नोट करना है। पहले देखना है इनका आपस में कनेक्शन है या नहीं। एक साथ बैठे हों कहीं भी, एक दूसरे को देखते हों, एक दूसरे की राशि में बैठ गए हों, तो हमारा पहला नियम होता है। और उसमें फिर हमें देखना है कि दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें घर के स्वामी अगर उससे संबंधित हैं या उसको देख रहे हैं, या दूसरे का ही, या पांचवें का, या नौवें का, या 11वें का, या सभी कोई भी संबंध बनाए तो ये धन योग बनता है विवाह के बाद भाग्य उदय का। नियम नंबर 4, नवांश कुंडली का लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि या उच्च का हो और उसका संबंध 2, 5, 9, 11 से हो। फिर समझ लीजिए, नवांश कुंडली के लगन का स्वामी नवांश कुंडली के अंदर केंद्र या त्रिकोण भावों में हो, यानी 1, 4, 7, 10 या 1, 5, 9 में बैठा हो और उसका संबंध 2, 5, 9, 11 के स्वामियों से हो, तो भी ये विवाह के बाद प्रबल भाग्य उदय है। और सप्तम भाव का स्वामी, यानी नवांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठकर 2, 5, 9, 11 से संबंध बनाए तो भी ये नियम लगता है। और नियम नंबर 5, नवांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव के स्वामी को नोट कर लो और देखो कि 9वें भाव का स्वामी कौन है, क्योंकि 9वां घर हमारा भाग्य भी है, ये हमारे विवाह का भाग्य है। तो सप्तम और 9वें घर का संबंध, यानी सप्तम भाव और 9वें भाव का स्वामी एक साथ बैठे हो, एक दूसरे को देखते हो, राशि परिवर्तन कर रहे हो और 2, 5 और 11 के स्वामी भी उससे कनेक्टेड हो जाएं, तो ये भी अपने आप में विवाह के बाद एक सुंदर धनयोग, राजयोग या भाग्य उदय का एक योग है। इन 5 नियमों को लगा लो और भैया जो लोग जीवन में राइज कर चुके हैं शादी के बाद, अपनी कुंडली में लगा के देख लेना, या जिनको पता हो आपको कि भैया इसकी शादी के बाद बड़ी तरक्की हुई है, उसकी कुंडली में लगा लेना। 3 नियम तो जरूर लगने चाहिए अगर आपको बढ़िया सा राइज चाहिए। एक नियम है तो बहुत सामान्य, 2 लगते हैं तो सामान्य से कुछ अच्छा, 3 लगते हैं तो हम कह सकते हैं काम होगा, और लेकिन 4 या 5 लग जाएं तो विवाह के बाद अतुलनीय संपत्ति या धन संपत्तियां प्राप्त होती हैं। अब इस नियम को एक कुंडली पर लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि भी इस व्यक्ति का जो विवाह है वो लगभग 30 वर्ष की अवस्था में हुआ, यानी विवाह तो लेट हुआ, लेकिन इस व्यक्ति को मैंने अपनी खुद की लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि लगभग 1999 में जाके इनकी शादी हुई और आज ये व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उससे पहले कुछ नहीं था और लगभग 20 वर्ष के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा व्यापार भी किया और बहुत अच्छा पैसा भी कमाया, करोड़ों रुपया धन भी कमाया। आइए उस कॉम्बिनेशंस को भी आम आदमी की, व्यक्ति की कुंडली पर लगाकर देखते हैं। अब आपके सामने एक कुंडली है। 27 फरवरी 1969 दोपहर के 1:30 पर जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली है जिनका विवाह 1999 में हुआ है। 1999 से पूर्व ये व्यक्ति कुछ भी नहीं थे और आज इनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो ये कॉम्बिनेशन हम कैसे देखते हैं कि भाई विवाह के बाद हम इनका भाग्य उदय हुआ, क्योंकि विवाह तक इनका साथ कुछ नहीं था। विवाह जैसे ही इनका हुआ उसके बाद इनको जीवन में कुछ काम मिला और उस काम में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। अगर हम देखें तो सन 2004 से इनको बुध ग्रह की महादशा शुरू होती है। वो बुध ग्रह इनकी लग्न और राशि दोनों का मालिक है। ये एक अलग विषय है कि भी बुध ने राइज क्यों किया, लेकिन हमारा जो विषय है वो यही है कि विवाह के बाद भाग्योदय, वो प्रिंसिपल हमारे इस कुंडली में लगते दिखाई देते हैं। ठीक है। इनकी पत्नी भी बड़े सामान्य परिवार से हैं, यानी परिवार से या पत्नी से या ससुराल से इन्हें कुछ भी हेल्प नहीं मिली। ये जो बने अपने बल पे, अपनी काबिलियत से बने हैं। अब इनकी कुंडली के अंदर अगर आप देखिए तो हमारा नियम कहता है कि भी सप्तम भाव का स्वामी नवांश कुंडली में क्या अच्छे घर से संबंध है, क्या धन भावों से संबंधित है। तो सप्तम भाव का स्वामी है गुरु। वो गुरु यहाँ बृहस्पति जो है
मंगल की राशि में बैठा है और अपने यहाँ से अगर आप देखें तो भाग्य स्थान और यहाँ से अगर देखें तो अपने ही 11वें स्थान को संबंध बनाता है। यानी लगन कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी D9 में स्वराशि या उच्च का नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर वो धन योग बना गया क्योंकि वहाँ पर वो 2 धन भाव का स्वामी हुआ है। तो ये एक अच्छा और सुंदर योग, इसको हम कह सकते हैं कि अभी सप्तमेश नवांश में बली हुआ। अब दूसरा नियम है शुक्र। ये शुक्र लगन कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होकर दशम भाव में उच्च का होकर बैठा है और यही शुक्र यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हुआ है, उच्च का भी हुआ है और वर्गोत्तम भी हुआ है। ये आप देखिएगा कि ये प्लैनेट के अंदर पावर कितनी है कि ये प्लैनेट शुक्र है, ये लगन कुंडली में भी उच्च का है, ये नवांश में भी उच्च का है और ये वर्गोत्तम भी हुआ है। यानी नियम नंबर 2 भी पूरी तरीके से लगता है कि ये नवांश में जाके उच्च के साथ प्लस एक और क्वालिटी मिली, इसको कहते हैं वर्गोत्तम। नियम नंबर 3, सप्तमेश और शुक्र का संबंध नवांश में कैसा है? ठीक है, ये सप्तमेश है सूर्य और ये शुक्र है, ये उच्च का है। अब इनका संबंध किन लोगों से है? सूर्य का संबंध किसी भी ग्रह से नहीं है, सूर्य अपने भाव को वापस देखता है। शुक्र का संबंध किससे है? शुक्र का संबंध यहाँ पर सिर्फ लगन के स्वामी शनि से है और वो दूसरे घर में शनि के साथ बैठ के शुक्र और ये धन योग बनाते हैं। तो कह सकते हैं नियम नंबर 3 इसमें लगभग आधा लगता है, पूर्ण रूप से लगता दिखाई नहीं देता। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 कहता है कि भैया सबसे पहले देखो D9 का लग्नेश क्या है। D9 का लग्नेश शनि है, दूसरे घर में है, दूसरा घर धन का है, उच्च के शुक्र के साथ है, इसलिए ये स्ट्रांग हो गया, बली हो गया। वो शुक्र कौन है? वो शुक्र यहाँ केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हुआ है। नियम नंबर 2, सूर्य सप्तमेश होके सप्तम भाव को अपने ही घर को देख रहा है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि नियम नंबर 4 भी यहाँ पर 50% लागू होता दिखाई देता है। अब आता है अगला नियम कि भैया नवांश कुंडली का सप्तमेश और नवांश कुंडली का नवमेश क्या आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है? हमने देखा है कि सप्तमेश सप्तम भाव में को वापस देखता है। तो पहली बात तो 7वां घर इसने बली कर दिया। अब नवमेश की क्या स्थिति है? भैया नवमेश जो है वो शुक्र है, वो फिर से उच्च का। यदि आप देखें तो बार बार इस शुक्र ग्रह की भूमिका सबसे अधिक आई है कि 2, 5, 9, 11 की हम लगातार बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि भैया 2 और 5, 9 और 11 अगर आप इसके स्वामियों को देखने की कोशिश करें तो देखिए पंचम का मालिक पंचम भाव में अपनी ही राशि में है, लक्ष्मी भाव का स्वामी लक्ष्मी भाव में। नवम का स्वामी शुक्र है जो कि उच्च का हुआ है। 11वें घर का स्वामी है जो कि 11वें घर को देख रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई ये व्यक्ति विवाह के बाद राइज करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ सप्तमेश हैं और शुक्र यहाँ विवाह के कारक है और इन दोनों का ही खेल पूरी नवांश कुंडली में हमें क्लियर दिखाई दिया बार बार। इसलिए हॉरोस्कोप को अगर आप तरीके से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन चीज़ कब घटना घट रही है और क्यों ऐसा व्यक्ति राइज कर रहा है। और फाइनल चीज़ तो हमेशा से देखी जाती है कि भैया सही समय पर सही दशा मिल जाए। अब इन्होंने तो बुध की दशा में राइज करा है, लग्नेश है बुध, भैया लग्नेश की दशा तो सदैव अच्छी होती है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह है जो यहाँ से बुध को दृष्टि देता है, तो और बृहस्पति कौन है? दशम भाव का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है। अब यही बुध ग्रह को यहाँ बल मिला तो यही बुध ग्रह यहाँ नवांश कुंडली के अंदर स्वराशि का हो गया और यहाँ से बैठकर इसको देख रहा है। तो देखिए गुरु भी यहाँ देख रहा है। तो ये होता है एक सुंदर धनियोग। क्लासिकल्स का भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाई मिलेगी इस बारे में कि भैया जिन लोगों के अष्टम भाव में बुध होते हैं ऐसे लोग धनी होते हैं। अगर वो पीड़ित ना हो तो ऐसे लोग धनी जरूर होते हैं, चाहे वो जीवन के किसी भी पड़ाव पे जाके धनी बने, लेकिन धनी बनते ज़रूर हैं।
तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो एक आम आदमी की कुंडली पर लगते हैं, और आप देखिए कि इन्होंने क्यों राइज किया, कैसे राइज किया। तो ये था हमारा आज का विषय कि भैया विवाह के बाद आपकी किस्मत चमक रही है या नहीं चमक रही, आप इन कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।